श्रोताओं, हम बहुत जल्द ही देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस दिवस की एक दिन पहले हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम विचार विमर्श करें कि इन 77 वर्षों में क्या खोया, क्या पाया है, हमारी ये यात्रा कैसे रही। मुझे वशिष्ठ जी याद आता है, हमारे राज्य कवि उदय भानु हंस कहा करते थे कि फूल ये समझे हैं कि चमन बदला है और सितारे ये समझे हैं गगन बदला है। बिल्कुल। शमशान की खामोशी मगर कहती है लाश वही, सिर्फ कफन बदला। बिल्कुल 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 सही कहा। ये उदय भानु हंस जी की जो रुबाई है, ये बहुत प्रचलित थी उस समय में। लेकिन मुझे खुशी है कि उदय भानु हंस जी के जाने के साथ ये जो नकारात्मक सोच है, ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि अब हमें इस रुबाई को कहने की ज़रूरत नहीं रही। अब हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि लाश वही है और कफन बदला है। अब सच्चाई ये है कि सब कुछ मूल चूक परिवर्तन हो रहा है और इसका पूरा श्रेय बिना किसी निसंकोच के हम आज के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों जी, बहुत कुछ बदल गया है जी, लेकिन उनके प्रयास इतने भरपूर हैं जी कि बहुत कुछ और बदलने की संभावना और पॉजिटिव जो दृष्टिकोण है वो हमें और प्रेरित कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम इन 77 इयर्स की असेसमेंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले वशिष्ठ जी, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगा कि आप इसकी व्याख्या कैसे करना चाहेंगे। शुक्रिया सर। जैसा कि आप जानते हैं, आज 14 अगस्त को हम लोग मिल रहे हैं जी, और कल 77वां वर्ष आरंभ हो जाएगा। 76 वर्ष आज़ादी के बाद हम पूरे कर चुके हैं। बिल्कुल। मैं पूरे इस परिदृश्य को देखना चाहूँगा। जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे, उस समय की स्थिति का आप अगर मूल्यांकन करें तो आप ये पाएंगे कि देश पूरी तरह से पिछड़ा हुआ और गरीब था। अंग्रेज़ों का शासन भले ही हम पर चल रहा था, लेकिन उसमें उनकी दृष्टि अपने आप को अमीर बनाना था। आपके संसाधन उन्होंने जहां जहां विकसित किए वहां उनका लाभ था। बिल्कुल। अगर उन्होंने आपके देश में रेलवेज को डेवलप किया तो इसलिए डेवलप किया कि आपका जो खनिज भंडार है उसे पोर्ट्स तक ले जाया जा सके और उसे आगे वे विदेशों में बेच सकें। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया तो इसी बात को लेकर डेवलप किया, रेलवे को डेवलप किया। देखिए, दो बातें होती हैं। जब हम किसी और के लिए काम करते हैं तो हमारा लाभ महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपने लिए काम करते हैं तो हमारे सामने अपनी जरूरतें होती हैं, अपने देश की जरूरतें होती हैं। बिल्कुल। और आज भले ही हम बहुत सारी चीजों में आलोचना कर लें, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उस समय, आजादी के समय जो भी सरकार बनी, आज उसके कामों में हमें बहुत सारी कमियां नजर आती हैं, लेकिन एक मॉडल चुनने की बात थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने भी ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था कि हम किस मॉडल से इस लगभग 44-45 करोड़ आपकी आबादी थी, इन 45 करोड़ लोगों का भविष्य हम किस मॉडल पर लिखें। उस समय हमारे सामने दो मॉडल बड़े महत्वपूर्ण थे जो प्रचलित थे। एक था सोशलिस्टिक कम्युनिस्ट मॉडल जो रूस से हम तक आता था, बिल्कुल, और दूसरा मॉडल अमेरिका का मॉडल था जो पूंजीपतियों का मॉडल था और पूंजीवाद के जरिए विकास की बात थी। तो ये कहना आज बड़ा मुश्किल है कि जो चयन हमने किया वो गलत था या सही था। तो पंडित नेहरू ने उस समय चयन किया सोशलिस्टिक पैटर्न को,
क्योंकि अगर आप उनकी विचारधारा को देखें तो उनकी विचारधारा उस दृष्टि से प्रगतिशील विचारधारा, और वे समाजवाद में विश्वास करते थे, चाहते थे कि देश का जो बिल्कुल नीचे का आदमी है उस तक का विकास हो। इसलिए आप देखेंगे भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया, उस जमाने में औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। आप नोट करेंगे 1990 से पहले तक हमारे यहाँ हर चीज इंडिजिनस थी। बिल्कुल, आपके बिजली के पंखे चाहे जितनी आवाज करें, चाहे आपके यहाँ एम्बेसडर और फिएटी कारें बनती थी, चाहे वो कितनी भारी भरकम हो, लेकिन हम उससे आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल, हमने विदेशी सामानों को पूरी तरह से रोका। तो आज एक डिबेटेबल इशू है कि इन पिछले वर्षों में विदेश के आगमन को रोककर क्या हमने पाया या क्या खोया। मूलतः हमने बहुत कुछ पाया। हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि अपने देश को कैसे विकसित करना है। हमने आने वाले समय में आपने देखा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, आम आदमी तक बैंकिंग को हमने पहुंचाया, डाकखाना जगह जगह पहुंचा, सड़कें जगह जगह पहुंची। तो मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहूंगा, आप किसी भी सरकार की प्रशंसा करें, जो पहले 50 वर्ष गुजरे वे 50 वर्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं। आज आप जहाँ खड़े हैं उसकी नींव थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें आज हम देखते हैं तो हमें लगता है ऐसा नहीं वैसा किया होता, वे सारी बातें तो हमें अपने पिता के वो तो हमेशा रहेगा सर, वो हमेशा रहेगा, वो हमेशा रहेगा। जो काम करेगा वही क्रिटिसिज्म भी करेगा ही नहीं। तो उस नजरिए से देखिए, शिक्षा इस देश में फैली, इस देश का औद्योगिकरण हुआ, इस देश में सड़कें बनी, इस देश में आप सोचिए जो आज आप अंतरिक्ष की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट वहीं तैयार हुआ, डेवलप बाद में हुआ। तो हमारी आने वाली सरकारों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकारें रही हों, उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया। उनके प्रयासों को आप ये कह सकते हैं कि कुछ गलतियां उन्होंने की, गलतियां तो समय आने के बाद हम मूल्यांकन में किसी की भी निकालते हैं, लेकिन हाँ ये तय है कि ये जो पिछले वर्ष हम देख रहे हैं लगभग 8-10 वर्ष, इनमें आपको एक अच्छा बैकग्राउंड वर्क किया हुआ मिला। देखिए इस बात को पिछले 10 वर्षों में भारत बहुत मजबूत होकर के उभरा है। आपने क्या किया, आपका ग्राउंड मजबूत था, अब आपने पूरे विश्व में छवि बनाई। सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि पूरे विश्व में 8-10 सालों में जो भारत की छवि अच्छी हो। आप देखिए आपके पड़ोस में श्रीलंका जब दिवालिया हो गया जी और चाइना आगे बढ़ रहा था, उस समय हमने आगे बढ़ के उसको सपोर्ट की। ऐसी विदेश नीति, जिस विदेश नीति पे हम इन दिनों चल रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, ऐसी विदेश नीति तो पिछले इन 76 वर्षों में कभी नहीं थी। तो बहुत सारी उपलब्धियां हमारी रही हैं। आज सारी दुनिया के लोग हमसे रॉकेट आसमान में छुड़वाना चाहते हैं। हम उनके हब बन रहे हैं। आज मशीनरी हमारे यहाँ बन रही है। अफ्रीका की कितने ही देशों में आप जाएंगे तो आप पाएंगे हमारी कारें महिंद्रा SUVs बिल्कुल आधी दुनिया में छा गई। सही बात। तो हम बहुत आगे बढ़े हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। मैं आशीष जी, जो भी हमारी प्रगति के कदम रहे हैं, जब ये उनको गिना रहे हैं तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी, और वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि इन सब कामों को करते हुए हमने मानव जाति का शोषण नहीं किया। जैसे चाइना जो है वो श्रीलंका को इस तरह से चूस रहा है। पाकिस्तान के साथ क्या किया सर? यस, कम से कम भारत तो डूबते हुए लोगों का सहारा बना है, लेकिन उसने कभी भी ऐसी स्थिति को नहीं आने दिया कि अगर कोई डगमगा रहा है तो उसको फर्दर गिरा के हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सर, हम भारतीयों में नैतिकता इतनी भरी हुई है कि हम लोग नीचे गिर ही नहीं सकते। मन में भाव आता है कि ऐसा करेंगे। एक तो मन में भर दिया गया था कि पाप लगेगा। पाप और पुण्य की जो मतलब कहने का अर्थ ये है कि कनिंगनेस नहीं है। जो कनिंगनेस होती है लोगों में, जो वो हमारे भारतीयों में नहीं है। और चाहे कोई सी भी पार्टी की सरकार रही हो, मैंने ये हमेशा से पाया है, चाहे कांग्रेस थी चाहे बीजेपी थी या कभी बीच का भी रहा है, लेकिन जो पहले लीडर्स ने काम करा है, दूसरे लीडर आते हैं उसको आगे ही बढ़ाते हैं। बेशक वो क्रिटिसाइज कभी हम आगे पहुंचे नहीं, ऐसा नहीं है। राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लाया था,
लेकिन उसी कंप्यूटर का आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी सरकारें वही बढ़ावा दे रही हैं। दूसरी कोई सरकार आई तो उसने तो घर घर कंप्यूटर और मोबाइल बांट दिए। तो वो अपने मुद्दों पे लड़ाई उनकी अलग रहती है। लेकिन विकास के लिए हमारा लीडर हमेशा पुरानी वाली चीज को लेके आगे बढ़ते हैं और यही देश के विकास का कारण। सर आप ये देखिए, विकास का एक और महत्वपूर्ण पार्ट, आप शिक्षा, विदेशी लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म इतना बड़ा है हमारे यहाँ, इतनी अच्छी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त हैं कि बहुत सारे विदेशी यहाँ आकर के ट्रीटमेंट करवाते हैं। और तो मैडम, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके जितने भी प्रोमिनेंट जगहें हैं, उन पे इंडियन डॉक्टर्स पोस्टेड। यूएसए में भी ज्यादातर डॉक्टर इंडियन है। भाई, आपने आज का अखबार पढ़ा हो तो अगला अमेरिका का राष्ट्रपति भारतीय मूल का होने की पूरी संभावना अमेरिका के अखबार जता रहे हैं। ब्रिटेन का तो हो ही गया। तो ये बातें डॉक्टर, साइंटिस्ट, कंप्यूटर एक्सपर्ट सारी दुनिया में हमारे पहले विदेश जाते थे तो लगता था वहाँ के एयरपोर्ट कितने अच्छे हैं। अब जाते हैं तो लगता है कि कुछ नहीं। हमारा अपने एयरपोर्ट से बढ़िया कोई एयरपोर्ट है ही नहीं। इतने एयरपोर्ट मैंने तो देख लिए, यूएसए का भी देखा, वाशिंगton में भी गया था। सन 2000 में हमारी सस का देखा। सन 2000 में मैं आपको बताऊं, 2000 में मैं चार्ल्स डगाल पेरिस के एयरपोर्ट पे कुछ घंटों के लिए रुका। जी। और मैं पागल हो गया, एक मिनट में जहाज उड़ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि ये स्थिति भारत में कब आएगी। अब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे चले जाइए, वही स्थिति 30 सेकंड में हर जहाज उड़ रहा है। I am inspired to say one of my couplet कि ना सही बेशुमार दौलत तेरी रहमत का खजाना तो है, और ना चढ़े इश्क परवान मेरा तेरी जुस्तजू का बहाना तो है। ढूंढते फिरते होंगे लोग उससे दर बदर, कहीं और मिले ना मिले, मेरे दिल में उसका ठिकाना। बहुत बढ़िया बात। हम इन ट्रेडिशंस को लेके चलने वाले शख्स हैं, तो परमात्मा हमारी इस सद्बुद्धि को कायम रखे और हमें इस दुनिया को, उस दुनिया को जीत के बहुत कुछ नहीं चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि जितना भी हमारा जहां हो, बस छोटा सा प्यार भरा जहां हो, उसी में हम खुश हैं। राजपाल जी, मैं समझता हूँ आप राष्ट्रवादी धारा के बहुत बड़े लेखक और आपके मुक्तक बड़े प्रसिद्ध रहे हैं, तो इस सभा में भी आप कुछ सुनाए तो स्वागत है सर। बहुत बहुत आभार वशिष्ठ जी, आपने मेरे मन की मुंह की बात छीन ली। क्योंकि माहौल आज ऐसा है जो जिस परिचर्चा को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं, पिछले 76 वर्षों में हम लोगों ने क्या खोया, क्या पाया, और जो हमारा अभी 77वां स्वतंत्रता दिवस आने वाला है कल, तो उसके ऊपर हम आज एक दृष्टिपात कर रहे हैं। तो बात तो देश की हो रही है, देश की आज़ादी के दिनों की हो रही है। तो देश को मजबूत करना, देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमको अपने शब्दांजलि देना, ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने बहुत से मुक्तक तो बहुत लिखे हैं, और राष्ट्रवादी विचारधारा आप जैसे मालूम है ज्यादातर ओज मेरे लेखन का आधार रहा है, ओज ही रहा है। बाकी बाद में सभी विधाओं में लिखना शुरू किया। तो मैं 4 पंक्तियां कहता हूं और फिर एक और मुक्तक कहता हूं कि भारत का हूं लाल हाजिर जान रखता हूं, भारत का हूं लाल हाजिर जान रखता हूं, मुट्ठी में बंद आज भी तूफान रखता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। भारत का हूँ लाल हाजिर जान रखता हूँ, मुट्ठी में बंद आज भी तूफान रखता हूँ, और मुखड़े पे न जाओ मेरे जज्बे को देखो, मुखड़े पे न जाओ मेरे जज्बे को देखो, सीने में दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ, और सीने में दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। तो आज अगर हर एक भारतवासी अपने दिल में हिंदुस्तान को रख करके चले, दिल में हिंदुस्तान बसाकर चले, और निसंदेह मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ हर भारतीय के दिल में एक हिंदुस्तान बसा हुआ है। और तो हाँ बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ कि आपको बर्फीले तूफानों से टकराना हमने सीखा है, बर्फीले तूफानों से टकराना हमने सीखा है, संकट में हो देश युद्ध का बिगुल बजाना सीखा है, और पीछे मुड़कर देखें
ये ताशीर नहीं हम जैसों की। पीछे मुड़कर देखें ये ताशीर नहीं हम जैसों की। बालू मिट्टी में भी हमने फसल उगाना सीखा। बहुत सही। बालू मिट्टी में भी हमने फसल सर मैं भी उगाना एक दोहा सीखा। यहाँ कहना चाहूंगी। मैंने विश्व के 30 कंट्री देश घूमे हैं और मैं हर बार जब घूम कर वापिस आती हूँ तो ये लाइनें मेरे दिमाग में हमेशा कौंधती है। आपने तो बहुत सारे दोहे लिखे हैं, बहुत सारे विषयों पर दोहे लिखे ये हैं। स्पेशली मैं सुनाना बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल स्वागत। सारी दुनिया घूमकर सारी दुनिया घूमकर होता ये एहसास ना भारत सा देश है ना इससा इतिहास। क्या बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कही आपने शारदा जी, बहुत सही कहा आपने। भारत के जैसा कोई देश नहीं है और आज भारत की छवि। राजपाल जी, आपने जो मुक्तक पढ़ा उसके साथ जोड़कर एक बात बिल्कुल साथ बैठती है जी। सियाचिन में जी। और हमारी जो युद्ध क्षमताएं हैं जी, उनका भी हमें मूल्यांकन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पहले क्या होता था, पहले हम हमेशा डिफेंसिव होते थे जी, और हमें ये लगता था कि दूसरा हम पे हमला करेगा तब हम अपना बचाव कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमने देश को विकसित ही नहीं किया। हाँ। पिछले वर्षों में सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे पास हथियारों का सबसे परिष्कृत जखीरा है। Yes. और आज दुनिया के दूसरे देश ये सोच ही नहीं सकते कि वे हमसे युद्ध करेंगे। क्या बात है। एक बहुत बड़ी स्थिति यही होना चाहिए हमने कि पड़ोसी देश हिम्मत नहीं कर सके हिम्मत नहीं कर कि सके। हम इसको, क्योंकि आप देखिए यूक्रेन तो अपने को डिफेंसिव होने में, वो तो डिफेंसिव हो रहा है, शुरू से डिफेंसिव है, अपने को बचाता रहा, उसने हमला नहीं किया रूस के ऊपर, अपने को बचाने में लगा रहा। लेकिन अब मजबूरी में उसको अब उस फ्रंट में जाना पड़ रहा है। तो जब तक आपकी ताकत का एहसास नहीं होगा दूसरे देशों को, तब तक वो आपके ऊपर में एक बड़ा अजीब सा क्रिटिसिज्म लोग करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम सेना पर और यौद्धिक उपकरणों पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। लोग ये सवाल पूछते हैं, जबकि बेरोजगारी है, गरीबी है। मैं कहता हूँ सारी बातें ठीक हैं, आप अपने घर के लिए एक सुरक्षित ताला क्यों खरीदते हैं? आपने सवाल का जवाब दे दिया। आपके घर में चाहे जो है। वैसे भी विश्व साहब एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, इफ यू वांट पीस प्रिपेयर्ड फॉर वार। तो जब तक आप वार के लिए प्रिपेयर नहीं हो जाओगे, यू कैन नॉट बाय पीस। यस, इसीलिए मैंने ये 2 लाइनें लिखी थी। जी सुनाइए। वतन परस्ती का जज्बा जब तक जिंदा है वीरों में, वतन परस्ती का जज्बा जब तक जिंदा है वीरों में, जकड़ नहीं सकती कोई ताकत भारत को जंजीरों। अब ये चीज अगर आपके अंदर हो गई, आपके अंदर जज्बा है, तो ये जैसे अभी चर्चा हमारी चल रही थी, कोई भी ताकत हमको जंजीरों में नहीं जकड़ सकती। तो आज शहीदों की गाथा का कलम करो ऐसा गुणगान, आज शहीदों की गाथा का कलम करो ऐसा गुणगान, बच्चा बच्चा भारत माँ का मातृभूमि हित दे बलिदान। बच्चा बच्चा भारत माँ का सच कहा, बहुत अच्छा कहा। आप देखिए, इकोनॉमिक पावर बनने में भी हमने आपको याद होगा 90s तक की हमारी स्थिति ये थी कि हमारे देश का सारा सोना गिरवी रख के हम लोगों ने, मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उस समय में उस समय ये परिस्थिति थी जी। आज स्थिति क्या है? आज हमारे पास इतने बड़े फॉरेन करेंसी के डिपॉजिट्स हैं कि हम आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। और अगले साल 2 साल में अगर ईश्वर हमारा साथ देता रहा तो स्थिति ये हो जाएगी कि हम दुनिया की 3री इकोनॉमी हो जाएगी। बिल्कुल। मेडिकल साइंसेज में अभी आपने देखा, जब कोरोना आया जी, तो पूरी दुनिया को वैक्सीन किसने सप्लाई की? भारत हमने सप्लाई की। और मजेदार बात यह है कि चाइना ने जो वैक्सीन सप्लाई की, वो बाद में पता लगा वो वैक्सीन इफेक्टिव ही नहीं थी, उसमें भी मार्केटिंग थी। टाइम फिश। और हमने लोगों को, हमने पूरी दुनिया को मुफ्त में वैक्सीन बांटी। बिल्कुल। और पूरी दुनिया इस बात को याद करती है। तो धीरे धीरे स्थिति ये है कि इन 76 वर्षों में हम वहां पहुंच गए हैं जहां दुनिया हमें अपना, हम बड़ा भाई नहीं कहते, हमें समान धर्मा मित्र या बंधु स्वीकार करने लग गई है। हमारे देश की एक छवि है, वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, वही हमारी वो सही तरीके से सरफेस पे आया है। आज दुनिया इस बात को महसूस करती है कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी ये स्थिति कारगर रहेगी। सर, आपका आशीर्वाद। मैं आशीष जी आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ और इसी को सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ कि भाई जहाँ
धन धनाढ्य की, सैन्य शक्ति की, इन और विज्ञान की तरफ भी हमने उन्नति की है, लेकिन हमने इंसानियत को बिल्कुल नहीं त्यागा। और यहाँ पर हम जहाँ लोग और वर्ल्ड के नेशंस अपनी होशियारियाँ करते हैं, चालाकियों से काम करते हैं, वहाँ हम अपने निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा को लेकर आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे मुल्क के कुछ सिद्धांत हैं जिनको कायम करके हम आगे बढ़ रहे हैं। जितना बन पाया सबने दिया, बिल्कुल। और हमने वॉर लड़ी। हम किसी कारणों से वॉर में मुंह की खानी पड़ी, पर हम सशक्त होकर आगे बढ़े। और जैसे जैसे हमारे लीडर बढ़ते गए, और मोदी जी के टाइम तो सब बदलता ही जा रहा, सब। मेरे को इतना ही कहना था, बाकी तो आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल नहीं, ये वो आपने उदाहरण बढ़िया दिया है। चाइना के समय में तो हम लोगों ने फिल्मों में भी, कई फिल्में भी बनी, उसमें भी देखा है कि किस प्रकार से माँ बहनें आगे आकर के अपना जेवर वगैरह दे रही है। आज भी है मेरे वतन के लोग। चाइना वार के बाद लता जी ने जो गीत गाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू मंच पर बैठे रोने लग गए। साथियों, मूवी सब देख रहे थे सर, तो एकदम आंख से आंसू लगातार, पैर गल गए, फौजियों के पैर गल गए। जो दर्शक थे उनको भी, मतलब उनका भी आंसू रुक नहीं रहा था। मतलब उस जमाने में पहनने को जूते नहीं थे हमारे सैनिकों, मेरे वतन के लोगों को आज हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कपड़े, जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आज हमारे पास क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आज हम उन अधिकांश चीजों के मैन्युफैक्चरर्स। तो साथियों, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से हमारी बातें सुन के मिस्टर प्रवीण वैद प्रेरित होकर हमारे बीच में आ गए जी, और इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं, आप में से भी बहुत से लोग अपने अपने घर पर बैठे जब इस कार्यक्रम को सुनेंगे, आप भी कई भावों से विभोर होकर अपनी बात कहना चाहेंगे। आप हमें अपने भाव लिख के भेजें, हम उनको अपने कार्यक्रमों में डेफिनेटली वन वे और दी अदर शामिल करेंगे और आपके नाम के साथ आपके योगदान को बताने का प्रयास करेंगे। एक नारा भारत माता के लिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं और जल्द ही फिर किसी और विषय पर आपसे बात करेंगे। बहुत जय।